हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। यह एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम इसी तरह का परीक्षा में क्वेश्चन बुकलेट रहेगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और सेट ABCD इस तरह से। इसमें जो समय दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट का, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप नए छात्र हैं, बिहार एसएससी का इससे पहले कभी भी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो क्वेश्चन पेपर पर क्या कुछ निर्देश रहता है देख लीजिए, जिससे आप पहले से परिचित रहिएगा, तो एग्जाम में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। इसको आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए सभी 150 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और साइंस से 25 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन का जो वेटेज है मैथ और रीजनिंग का, और 75 क्वेश्चन का जो वेटेज है साइंस और जीके का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। एक सही क्वेश्चन होने पर 4 अंक मिलेगा, अगर गलत होता है तो 1 अंक का कटौती, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते तो 1 सही का मार्क्स कट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। सबसे पहले जीके से संबंधित क्वेश्चन है, आगे मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम से है तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो चलिए पहले जीके का क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो यह जीके से संबंधित है। साथ में आप बनाते भी चलिए। 150 में से आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को इसी तरह से 2005 से लेकर के 2022 तक बिहार एसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई है पिछले 15-17 साल में, सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और हमारे पास सभी एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, और वहां पर आप बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल सेक्शन से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेस्ट के रूप में भी प्रीवियस ईयर को दे सकते हैं, और आप वहां से चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है नदी से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा तो कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और अमरकंटक, सांगपो, नासिक, महाबलेश्वर, यानी नदी के उद्गम स्थल से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आप नर्मदा से परिचित जरूर होंगे, और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा के अलावा सोन नदी हो गया और जोहिला नदी, तो ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से मिलाइएगा तो 4 का A हो जाएगा, और ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन में ही 4 का A है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो हो सकता है कि ये भी आंसर हो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 2 पता होना चाहिए, तो आसानी से आप डिकोड कर सकते हैं। बाकी और के बारे में भी देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जैसे कृष्णा है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, इस तरह से हो जाएगा कृष्णा का महाबलेश्वर। इसके बाद यहाँ पर गोदावरी नदी दिया हुआ है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र से, तो गोदावरी का यहाँ पर हो जाएगा नासिक हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के निकट से। तो यहाँ पर तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से सांगपो हो जाएगा। और नर्मदा के बारे में तो आपको पता ही होगा, अमरकंटक। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। यहाँ से और भी कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अब ये तो सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में क्या किया जाता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाता है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कृष्णा नदी तीसरी लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरह से आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार एसएससी की पूरी तैयारी करवाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का जो खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण से। अब कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण से ही अगर आप पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं तो मांसपेशी में जमा हो जाने के कारण से पैर में दर्द होता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मांसपेशियों में दर्द किस कारण से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण से। और साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू हो गया, संतरा। और एसिटिक एसिड होता है सिरका में। अगला क्वेश्चन है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो डेसिबल का प्रयोग जो किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, तो ध्वनि का तीव्रता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। अब यहाँ पर हिंदी नाम रहता तो आप आसानी से बना लेते,
तो यहाँ पर वायुमंडल में जो सतह से रिलेटेड है, यहाँ पर इंग्लिश भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और हिंदी में भी आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश रहेगा ही। तो ट्रोपोस्फीयर जो हिंदी नाम है क्षोभ मंडल का, और वायुमंडल में सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर होता है अयन मंडल, और सबसे बाहरी जो परत है ब्रह्मंडल। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत है, तो यह जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो नाम है समताप मंडल का। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो ऐसे आप याद रखिएगा जैसे इंग्लिश में यहाँ पर टी सबसे लास्ट में है, तो लास्ट वाला क्या होता है कि यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाता है। शुरू में आ गया ट्रोपोस्फीयर, शुरू में हो गया, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो स्थान है मध्य मंडल का मेसोस्फीयर, एम हो गया, और इसके बाद जो होता है आयनो मंडल, आयन मंडल आयनोस्फीयर, तो आय हो गया यहाँ पर, और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक्सोस्फीयर यानी ब्रह्मंडल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ठीक उल्टा हो जाता है, टी वाला शुरू में हो जाएगा, फिर एस, फिर एम, फिर आई, और इसके बाद ई। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इसका आंसर सी ऑप्शन दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। इसका रीज़न यह है कि कैल्शियम का प्रयोग मेन रूप से हड्डी के लिए तो है ही, साथ में यहाँ पर खून जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग में भी होता है, और मांसपेशियों के कार्य करने के लिए कैल्शियम के कारण से मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो ये सब सही हो जाएगा, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील जो विटामिन होता है विटामिन बी एवं सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी जो है वसा यानी फैट में घुलनशील है, ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा पंचायती राज से, तो बिहार पंचायती राज से 7 से 8 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिछली बार पूछा गया था, तो ये टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, 30 से 35 पॉइंट याद रखना है। मुखिया का काम क्या होता है, वार्ड सदस्य का काम क्या होता है, मुखिया अपना इस्तीफा किसे देता है। अब देखिएगा तो उसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और 7 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। तो जो बिहार एसएससी का पैटर्न है, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आप लोगों को सेम उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो 2 बैठकों के बीच अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने की अवधि निर्धारित है। तो यहाँ पर 3 महीने हो जाएगा, और दिन भी पूछा जा सकता है, तो 90 दिन आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, यानी मुखिया इस्तीफा अपना किसे देगा, तो यह जो देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, वीडियो को नहीं देता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो अपील की सुनवाई के लिए जो होना चाहिए 7 सदस्य यहाँ पर होना चाहिए, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, तो ग्राम समिति के द्वारा, यहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ऐसे सही आंसर हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो यहाँ पर इसी को रखा जाएगा जो सदस्य नहीं है, यानी मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सबको नहीं रखा जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत में चुने गए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया का निर्वाचन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। उप मुखिया का जो चुनाव होता है वार्ड सदस्य अपने में से ही उप मुखिया का चुनाव करते हैं, और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है सही। तो नहीं सही जो होगा, उप मुखिया के निर्वाचन मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये जो दिया हो ये गलत दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से इंग्लिश में संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिएगा 12वां नंबर का क्वेश्चन, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। अनुसूची संबंधित है, तो संविधान की प्रथम अनुसूची जो है संघ एवं राज्य से संबंधित है, तो अनुसूची 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पर है अनुसूची 7 की राज्य सूची, ये जो है पावर से संबंधित है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। पॉलिटी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, इससे 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, और बिहार पंचायती राज से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बुक एवं राइटर, लेखक एवं कवि से रिलेटेड भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे उससे संबंधित भी बहुत सारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, यानी दल बदल निरोध से संबंधित
यानी इस पे दल बदल पर रोक है। तो यह जो संबंधित है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची पहले संविधान में नहीं था, संविधान में 8वीं अनुसूची तक था। तो 10वीं अनुसूची बाद में इसे ऐड किया गया और यह जो ऐड किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दल बदल निरोधी विधेयक कब पारित किया गया है, तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे जो रखा गया 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो ये 14 दिनों के लिए यहाँ पर अपने पास रोक सकता है और इसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लागू किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की टोटल जो संख्या 11 है, पहले 10 था, एक संशोधन करके इसमें ऐड किया गया है, तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब यहाँ से भाग और अनुच्छेद दोनों पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 51 का ए हो गया या क, और भाग 4 का ए में इसे शामिल किया गया, और यह जो शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, और इसे जो रखा गया अनुच्छेद 51 का क यानी भाग 4 का क में टोटल संख्या 11 है। समिति का नाम भी पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 73वें का जो संबंध है ग्राम पंचायत से, और 74वें का संबंध है नगर पालिका से। 74वें संविधान संशोधन, और इसका आपको वर्ष भी याद रखना है कि कब इसे शामिल किया गया, तो 1993 में। 74वें संविधान संशोधन 1993 और 73वें संविधान संशोधन 1993। यह जो संबंधित है पंचायती राज से, और इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका। तो दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की, तो यह जो होता है 1/3 होता है। अब बिहार का ही देखिएगा तो बिहार में विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा भी और विधान परिषद है। तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की टोटल संख्या 75 और विधानसभा में 243, तो लगभग आप देखिएगा 1/3 है, तो 1/3 होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। तो अब देखिएगा अभी वर्तमान में तो कोई भी इसमें से राज्य पार्टी नहीं है, सभी राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी भी राष्ट्रीय दल है। तो राज्य पार्टी में से कोई भी इसमें से आंसर नहीं होगा। अब राज्य पार्टी की बात करें, जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो गया, राजद हो गया, आम आदमी पार्टी, ये सब राज्य पार्टी है। अगला है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद से आप देख सकते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन था, आगे भी पूछा गया है। तो विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में भी था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तभी फिलहाल विधान परिषद नहीं है। तभी वर्तमान में बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, और सभी राज्य का नाम आपको याद रखना है। तो बिहार से शुरू करते हैं, तो बिहार में भी विधान परिषद है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश में पहले से था, जब आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना हुआ तो वहाँ भी विधान परिषद है। 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार से है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा से 16 सीट है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 और विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। तो विधान परिषद का 75 है और विधानसभा में सदस्यों की टोटल जो सीटों की संख्या 243 है। ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब बेसिक क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जाता है। अभी दरोगा का 26 दिसंबर 2021 पीटी एग्जाम में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें हार्ड क्वेश्चन था, कम ही स्टूडेंट बना पाए, क्योंकि उसमें जो पूछा गया था 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ दिया गया था, और आंसर जो आपको देना था मिलियन में देना था। इस तरह से आपको संख्या यहाँ पर करोड़ 10 करोड़ में नहीं पूछा गया था, मिलियन में पूछा गया था। तो 1 मिलियन में जो होता है 10 लाख होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ से मिलियन में भी पूछ दिया जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो आप आसानी से चेंज इसको कर लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी जो हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा, और आपको पूरे मान के साथ याद रखना है। 2011 में जो था 10 करोड़ 40 लाख 99,452,
अब यहाँ पर क्या होता है कि मिलियन में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 10.40 इस तरह से आपको आंसर देना है। और 2011 की बात करें तो 2011 का भी आपको याद रखना है। 2011 का अगर पूछ दिया जाएगा, सॉरी 2011 के अनुसार ये हो गया 10,40,99,452 और 2001 के अनुसार जो है 8,29,98,509 है। तो ये दोनों आप याद रखिए, 8,29,98,509। अभी 2021 का जारी नहीं हुआ है तो आपसे 2001 का भी पूछा जा सकता है। अब यही मिलियन में पूछा जाएगा तो 8.30 हो जाएगा मिलियन। यहाँ पर अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं रहता है 8.30 नहीं होगा, 82.99 मिलियन में हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा 10 से भाग दे देना है इस तरह से। तो यहाँ से आप देख लिए 2001 का यहाँ पर हो गया, ये जो हो गया 2011 को हो गया 10,40,99,452 और 2001 का हो गया 8,29,98,509। अब यही मिलियन में आपसे पूछा जाता है तो इसमें 10 से आप भाग दे दीजिए और इस तरह से आप बना सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था जमशेदपुर के पुराना नाम से रिलेटेड। तो जमशेदपुर का जो पुराना नाम है साकची है। जब जमशेदपुर यहाँ पर नाम रखा गया उससे पहले जो नाम था इसका साकची था। अगला है बिहार राज्य में कुल कितना जिला है। तो इस तरह का अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं बनाइएगा। यहाँ पर आप पढ़िएगा जिला, आपको लगेगा कि भारत का राज्य यहाँ पर पूछा गया है और गलत हो जाता है। तो बिहार में अभी वर्तमान में जिलों की टोटल संख्या 38 है और भारत में राज्यों की संख्या तो टोटल अभी 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, प्रमंडल की संख्या 9 है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला है मैकमोहन रेखा भारत चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। कई बार क्या रहता है कि पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आपको भारत और अफगानिस्तान आंसर देना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में भारत अफगानिस्तान है, ये सही नहीं हो करके पाकिस्तान अफगानिस्तान सही आंसर होगा। अगला है फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन इसमें पूछा गया है तो आपको वर्तमान का याद रखना है। उस समय ब्राजील में हुआ था। अभी 2018 का आपको याद रखना है। 2018 में इसका जो आयोजन हुआ है रूस में और 2022 में जो होगा कतर में होगा। आगामी का पूछा जाता है खेल से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं करेंट अफेयर्स का किस तरह का क्वेश्चन है। आगे और भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मंगलयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। अभी भी पूछा जा सकता है। और बिहार एसएससी का देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ओल्ड भी रहता है एग्जाम का। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और इसरो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु का जो है कर्नाटक की राजधानी है तो कर्नाटक हो जाएगा। अगर इसरो से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आपको बेंगलुरु यानी कर्नाटक आंसर देना और श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो नहीं गुजरती है म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो गुजरती है तिब्बत बांग्लादेश भारत से, तो यहाँ पर चीन भी हो ही जाएगा। अगला है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो साइना नेहवाल का जो संबंध है बैडमिंटन से है, बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और करेंट अफेयर से रिलेटेड है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, उस समय के करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इस पर फिल्म बना था। और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, इसका शॉर्ट नाम MIC भी इसको कहते हैं। अगला है फिजी की राजधानी कौन सी है। फिजी की राजधानी जो है सुवा है, सुवा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार एसएससी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन राजधानी से रिलेटेड भी पूछा जाता है, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम यहाँ पर एक संस्कृत की पुस्तक है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। तो मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, या मिट्टी का खिलौना। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। यहाँ पर आप तीनों जरूर याद रखिएगा। अब अगले एग्जाम में क्या होगा कि पूछ दिया जाएगा गोदान गबन किसकी रचना है। गोदान गबन और रंगभूमि तीनों मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन में जो गोरा है, गोरा संबंधित नहीं है। गोरा के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है गोरा के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है। तो वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जो मिला है, अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 2013 में जो दिया गया था सचिन तेंदुलकर और CN राव को, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 2 ही बार दिया गया है। इसके बाद भारत रत्न के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ से जो हो जाएगा 2015 में दिया गया था, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2019 में। तो 2015 में जो दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, तो पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएगा 2015 में, तो 2 लोगों को दिया गया है। और इसके बाद जो दिया गया है 2019 में 3 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से 2015 का भी पूछा जा सकता है, नहीं तो 2019 का तो पूछा ही जाएगा। 2019 में दिया गया है भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एवं प्रणब मुखर्जी को, तो 3 लोगों को दिया गया है और तीनों का नाम आप याद रखिएगा 2015-2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला है, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार जो मुद्रा है आप देखे होंगे, इससे पहले एक राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर मुद्रा से संबंधित है। तो दिनार जो मुद्रा है इराक का, और ईरान का जो मुद्रा हो जाएगा यहाँ पर, तो इराक का है रियाल। अगला है यहाँ पर करेंट अफेयर से रिलेटेड, गैब्रियल और गार्सिया मार्केज की मृत्यु 2014 में हुई थी, तो कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे, नोबेल प्राइज मिला था, और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर वर्ष 2014, तो यहाँ पर देखिएगा खेल से संबंधित है, महिला एकल खिताब, तो अभी आपको करेंट का याद रखना है। अगला है यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यह देश एवं राजधानी से संबंधित है। मिस्र की राजधानी काहिरा सही है, केन्या की नैरोबी यह भी सही है, सूडान की खार्तूम यह भी सही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग दिया हुआ गलत है। दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, लेकिन राजधानी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है केप टाउन, पहला हो गया, दूसरा है प्रीटोरिया, तीसरा है ब्लॉमफोंटेन। पहला केप टाउन, प्रीटोरिया और तीसरा है ब्लॉमफोंटेन। अगला है दी गाइड उपन्यास के लेखक है, दी गाइड उपन्यास के लेखक है RK नरेन। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यह जो है महानदी उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती की जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है धान की, और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो धान है। दूसरे स्थान पर गेहूं का नंबर है, खेती में भी और खाद्य फसल में भी। अगला है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा तो आज़ादी से रिलेटेड यह नहीं है। बर्मा को जो आज़ादी मिली है 4 जनवरी 1948 को, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर पूछा गया भारत से कब अलग हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया है, लेकिन रियल में जो इसे अलग किया गया 1937 में, लेकिन ऑप्शन में 1937 नहीं है, इसलिए आपको 1935 आंसर देना है। तो 1935 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए था 1937। और आज़ादी जो मिला है 4 जनवरी 1948 को। और आप लोगों को इसका डिस्कशन कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम आप लोगों को सभी प्रीवियस ईयर कैसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगला है, मालगुडी डेज के रचनाकार है। इससे पहले आप देखिएगा दी गाइड के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन RK नारायण से संबंधित ही है। मालगुडी डेज के लेखक है RK नारायण। अगला यहाँ पर महारत्न कंपनी से संबंधित है, नहीं है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र, यानी 2 नदी यहाँ पर मिल रही है, तो उस क्षेत्र को जो कहा जाता है सुंदरबन यहाँ पर हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। सुंदरबन में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरबन का वन किस प्रकार का है, तो मैंग्रोव वन है। सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दरोगा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सभी पूछा गया है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इस एग्जाम में भी ये कुछ सब क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। और इसके अलावा देखिएगा तो तानसेन सम्मान, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार। लता मंगेशकर सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, 4 सम्मान आप याद रखिएगा। कालिदास, तानसेन, लता मंगेशकर और तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, तो 2014 करेंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये ज़्यादातर आयोजन गोवा में ही किया जाता है और 2014 में भी गोवा में ही इसका आयोजन किया गया था। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिएगा बुक एवं राइटर से फिर से क्वेश्चन है, तो विष्णु शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, और यह भारत की नहीं थी, अंग्रेज थी। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो हो जाएगा भारतीय में। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू आपको आंसर देना है। अगर सीधा सा पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो डेट के साथ आपको याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है 3 फरवरी 1916 को, तो 3 फरवरी 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। तो भारत का जो अनुमानित रक्षा डिफेंस सेक्टर के लिए जो रखा जाता है जीडीपी का, लगभग 2.5% रखा जाता है। इस बार की बात करें तो 2.03% रखा गया है इस बार के बजट में। तो लगभग 2.5% के लगभग रखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो 22वां राज्य जो बना है सिक्किम, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 16 मई 1975। तो 16 मई 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा और 22वां राज्य बना है। अगला है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। यहाँ से दो चीज़ आपको याद रखना है, एक सुगौली की संधि से रिलेटेड, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और नेपाल यानी उस समय भारत यानी ब्रिटिश और नेपाल के बीच जो संधि हुआ था सुगौली की संधि 1816 में पूछ लिया जाता है कि भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि कब हुआ था। तो 1816 में वर्ष यहाँ पर पूछा जाता है और यहाँ पर पूछा गया आज़ादी के बाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। अब यहाँ पर देखिएगा तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन है, आगे और भी जीके का क्वेश्चन है। तो 75 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से पूछा गया और 75 क्वेश्चन साइंस जीके से पूछा गया। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर यह रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर इस तरह से 1 का डबल कर दिया गया है, फिर यहाँ पर 2 का ट्रिपल कर दिया गया है, फिर 6 का चौगुना कर दिया गया, फिर 24 को 5 गुना कर दिया गया है, फिर 120 का यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा। तो 120 में 6 गुना कीजिएगा तो 720 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ रीजनिंग का, आगे साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आप लोगों को मैथ रीजनिंग का डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे तो लगभग वीडियो 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि मैथ रीजनिंग का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है इसको पार्ट बाय पार्ट, मैथ का 25 क्वेश्चन है तो इसको अलग से, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन इसको अलग से। अभी आप जीके और साइंस का डिस्कशन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन है। मैथ में इसमें एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन अरिथमेटिक यानी अंक गणित से संबंधित ही क्वेश्चन रहता है और ज़्यादातर इसमें आपको संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है और 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, बाकी आप 20 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। और ज़्यादातर लॉजिकल ही क्वेश्चन रहता है, जैसे ये क्वेश्चन एक पृष्ठ से रिलेटेड हो गया, टाइपिंग से रिलेटेड। तो ये सब का अगर आपको बनाने का तरीका पता है तो आसानी से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर एक घंटी से संबंधित है, इसके बाद एक बंदर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीढ़ी पर चढ़ने से रिलेटेड, और टंकी से यहाँ पर नल एवं टंकी से संबंधित भी क्वेश्चन है। इसके बाद लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पर उम्र से संबंधित भी क्वेश्चन है। इसके बाद छूट से संबंधित हो गया, समय काम से संबंधित, ये सभी मैथ का जो भी क्वेश्चन इसका भी डिस्कशन आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर औसत से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर है एवरेज से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। यहाँ पर तापमान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर रीजनिंग का देख लीजिएगा तो सीरीज से क्वेश्चन है, तो रीजनिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग 50 क्वेश्चन पूछा गया है। अब ज़्यादातर आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में यहाँ पर जैसे 4 यहाँ पर दिया हो, इसमें से आपको एक अलग करना है, उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। तो रीजनिंग में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, जिससे आप 50 में से कम 45 बना लीजिए। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो 50 में से आपको 45 बनाना ही पड़ेगा। और रीजनिंग की भी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।
इसके बाद और भी यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें से सीरीज से संबंधित। अब यहाँ पर डिक्शनरी से संबंधित कि पहले कौन आएगा या फिर अरेंज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। ये जो देखिएगा तो ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है 23 फरवरी 2015 का। अब आप देखिएगा तो ये 2015 का है और 7 साल बाद अब 2022 में, तो आप लोगों को लेवल टफ देखने को मिलेगा। इस तरह का लेवल नहीं रहेगा। अब अगर इस तरह का लेवल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें लगभग 135-40 तक क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसलिए इस बार लेवल बढ़ाया जाएगा और ये भी नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत इंतजार के बाद यह भर्ती दिया गया है और स्टूडेंट इस भर्ती का 2018 से ही इंतजार कर रहे हैं। 2019, 20, 21 फाइनली इस बार 2022 में भर्ती दिया गया है। और अगर आप 12वीं पास है, इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं तो भर्ती आ रही है, फिर से इंटर लेवल की भी भर्ती आ रही है, लगभग 4500 से लेकर के 5000 पदों पर। इंटर लेवल का भी सेम ही क्वेश्चन रहता है, सेम ही पैटर्न है। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा सैलोलिज्म से संबंधित भी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसमें से आपको बताना है कि कौन सी आकृति निहित है, इससे रिलेटेड। इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित भी क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये सब भी पूछा जाता है। एक यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट है। अब जैसे यहाँ पर रोस्ट को आपको चूज करके यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा, इस तरह से आपको देख कर बताना है। तो इसका भी डिस्कशन आप लोगों को मिलेगा। अभी मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप साइंस जीके का देख लीजिए। तो अब यहाँ से भी लगभग 13 क्वेश्चन और है, तो इसको भी देख लीजिए। और आप मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी देख ही लिए, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कैसा क्या क्वेश्चन था, लेवल क्या कुछ था। बाकी आप लोगों को अगले वीडियो में साइंस, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे। साइंस जीके का आप देख लिए। अगला है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है खरगोश से, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्राप्त किया जाता है। यह भेड़ की ऊन के कंपेयर में बहुत अधिक गर्मी प्रदान करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है भारत में जंगली गधे घोरकुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। जंगली गधे के लिए जो फेमस है कच्छ के रण, इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जंगली गधा का, तो कच्छ का रण इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको घोरखुर भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, फिर से भी रिपीट किया जा सकता है। अगला है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना। तो आंधी या झंझावत, झंझावत यानी तूफान की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। अगर ऊपर जाएगा तो मौसम साफ, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना, अगर अचानक एकाएक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना। अगला है निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। अब इसमें से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, मन्नार की खाड़ी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों में अंतर है। भारत में टोटल अभी राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या 104 है और जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो टोटल है 18 है। अब इसमें से नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, ये सब जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन काजीरंगा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा जो है भारत के असम राज्य में है और यह जो प्रसिद्ध है एक सींगी गैंडा के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सींग गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा, नीलगिरी से रिलेटेड एग्जाम में नीलगिरी से रिलेटेड पूछा जाता है कि भारत का प्रथम जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। और नीलगिरी को 1986 में संरक्षित किया गया है। दरोगा एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया था नीलगिरी से रिलेटेड। भारत का प्रथम जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। और कब संरक्षित किया गया, तो 1986 में। अभी वर्तमान में जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों की टोटल संख्या 18 है, राष्ट्रीय उद्यान की टोटल संख्या 104 है, और इसमें से काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो का जो कारण होता है एक वायरस होता है, वायरस जनित बीमारी है। अगला है ज्वालामुखी रिंग फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ज्वालामुखी से संबंधित यह क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है।
अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स के लिए किया जाता है और एड्स जो है वायरस जनित बीमारी है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो रासायनिक उर्वरकों में जो सर्वाधिक होता है, आप डीएपी और यूरिया खाद का नाम जानते ही होंगे। तो डीएपी खाद में जो होता है एनपीके, यानी एन से यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फास्फोरस, के से हो गया पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो एनपीके होता है और आप देख सकते हैं खाद के बोरा पर लिखा भी रहता है एनपीके, और अलग अलग कंपनी का आप खाद लीजिएगा तो किसी में नाइट्रोजन कम अधिक इस तरह से रहता है। तो इसमें मेनली रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है। तो एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फास्फोरस और के से पोटेशियम। के जो संकेत है पोटेशियम का। अगला है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। तो प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है और सबसे अधिक महाराष्ट्र का दिखेगा तो नासिक, और आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी सभी से ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है यह किसी से भी ले सकता है, और ओ पॉजिटिव जो होता है, ओ जो ब्लड ग्रुप है यह सभी को दे सकता है। दाता में होता है ओ, और अगर पूछा जाएगा सर्वव्यापक ग्राही यानी ले सकता है तो ए बी। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा सबसे अधिक जो होता है पालक और साग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे साग है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेब हो जाएगा। तो सेब में भी पर्याप्त मात्रा में लोहा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा लोहा, सेब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए। पारा और लोहा में जो घनत्व अधिक होता है, पारा का घनत्व अधिक होता है, लोहा का कम होता है। अब जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक होता है डूब जाएगा। अब जैसे पानी में अगर आप लोहा का कुछ भी चीज़ दीजिएगा तो तुरंत नीचे चला जाएगा, लेकिन पारा में अगर आप यही लोहा का गेंद या कुछ भी देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पारे की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि पारा का घनत्व अधिक होता है, लोहा का घनत्व कम होता है। सेम चीज़ आपको ये भी याद रखना है बर्फ़ पानी में, तो बर्फ़ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए आप पानी के ऊपर बर्फ़ दीजिएगा तो तैरने लगता है। पानी का घनत्व अधिक होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बर्फ़ और पानी में घनत्व किसका अधिक होता है? तो पानी का घनत्व अधिक होता है। पारा और लोहा में घनत्व अधिक जो होता है पारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यह जो होता है सुनने योग्य ध्वनि, तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, इसको श्रव्य तरंग भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर दिया हुआ, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्लस हो गया, और इंफ्रासोनिक यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब श्रव्य यह जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम, और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को कहते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, इसको श्रव्य तरंग भी कहते हैं। हाइपरसोनिक हो गया तो यह मिसाइल से संबंधित है, बहुत तीव्र गति से संबंधित हो गया। तो इस तरह से आप सभी 150 क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। यह जो क्वेश्चन है बिहार सचिवालय सहायक द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2015 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 2005 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी परीक्षा ली गई है सभी परीक्षा का क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही सभी विषय की तैयारी भी करवाएंगे। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट पर जा करके बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल सेक्शन से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं।